Welcome to True IAS. Let's start our comprehensive discussion of Vision IAS Current Affair magazine from the month of April. 2024 के कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट के लिए, अच्छे से फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट के लिए हम ये जो मैगज़ीन है अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक कंप्लीट करेंगे। और 26 तारीख को तो हमारा एग्ज़ाम ही है। 26 को ही है ना शैली? 26 मई को हमारा एग्ज़ाम है इन 2024। तो उसके लिए एक मंथ पहले करंट अफेयर छोड़ देना हमारे लिए ठीक रहेगा। बल्कि हम अप्रैल की भी मई में निकलती है तो अप्रैल की ना करके अगर जैसे हम काउंट करें अप्रैल से लेकर हम लोग इसको मार्च तक ही करेंगे वैसे तो, क्योंकि मार्च में वो जो कंटेंट है वो अप्रैल मंथ का डाल देंगे। ये एक लेट आती है थोड़ी सी, 1.5 महीने। तो हम लोग मार्च 2024 तक इसको कंप्लीट करेंगे फॉर गिविंग द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 26 मई 2024। ठीक है, तब तक ही हमारी एक एक शब्दों से कवर हो जानी चाहिए। एंड अब आपको इतनी स्टैटिक नॉलेज हो गई है जो आप करंट अफेयर की मैगजीन कर सकते हो। अगर जो सिर्फ यूट्यूब की ऑडियंस मेरी ये वाले करंट अफेयर सुनने आ रही है तो एक बात मैं बता दूं, अगर आपको बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स का बेस अगर आपका नहीं है, एनसीईआरटीज़ का या बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या इंडियन सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर, या पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो भाई ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग सीरीज़ है। आप मेरी बात मानो, अभी एग्जिट कर दो उस वीडियो को और पहले अपनी किताबें कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पर आओ। लेकिन जो फिर भी साइमल्टेनियसली कवर करना चाहते तो मैं इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि करंट अफेयर का आर्टिकल ज़रूर होगा, लेकिन उसको करंट अफेयर ना बनाकर पूरे स्टैटिक पोर्शन से ही पढ़ाऊँगा। तो आप चाहे स्टैटिक बुक से पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें कोई अच्छे बच्चों की तरह कोई ऑर्डर में नहीं चलने वाला कि पहले पॉलिटी का, गवर्नेंस का वो आर्टिकल है। हाइड पॉलिटी सेक्शन मुझे घटिया लगता है ये। ठीक है, ये सेम लक्ष्मीकांत वाली चीज़ें होती हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के करंट अफेयर से, जो कि बड़े प्यारे करंट अफेयर होते हैं। जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में आपको समझाते हैं। देखते हैं सबसे पहला बचपन से जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, प्रोजेक्ट टाइगर। चलो उसको स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर का मुद्दा अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया। हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उन्होंने हाल ही में एक चीज़ का उद्घाटन करा। कॉमेमोरेशन का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ऑब्जर्व करना या किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना। 50 साल जो पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, उन्होंने इस इवेंट को क्या है सेलिब्रेट करा। कहाँ पर? मैसूरू, कर्नाटका के अंदर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये चीज़ मैसूरू कर्नाटका के अंदर हुई। मैसूरू कर्नाटका के अंदर, यहाँ से अगर 50 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2024 में। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये जो इवेंट होते हैं श्रेया, 25, 50, 75 और 100, और किसी एक स्कीम या उसको अगर 10 साल हो गए हैं, तो ये जो 0 और 5 वाले नंबर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, वो नहीं कि 15 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, ये नहीं। जो मैंने आपको नंबर दिए, ये साल किसी भी चीज़ की घटना के इवेंट के पूरे हो जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब मैं इस आर्टिकल को प्रिपेयर कर रहा था, अब यूपीएससी के थोड़े से पैंतरों को हमें पकड़ना पड़ता है, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मैंने ये सोचा कि यार ये मोदी जी मैसूरू कर्नाटका क्यों गए हैं इसको, प्रोजेक्ट टाइगर को वो करने? तो दिल्ली से हो सकता था, ऑनलाइन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बात है यहाँ पर जो आपको कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए, टीपू सुल्तान प्लस एंग्लो मैसूर वॉर्स। श्रेया, अब नहीं रहना इत्तेफाक है कि क्यों गए कर्नाटका। ठीक है, लिंक डोंट वरी, ये होमवर्क मैं करवाऊंगा। जो भी चीज़ मैं लाता हूँ पूरी शिद्दत से लाता हूँ, पूरे होमवर्क से लाता हूँ। कोशिश यही मेरी ये रहती है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता और आप जो सर्च नहीं कर सकते वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर, 50 साल इसको पूरे हो गए। ठीक है, अब क्या है जानते हैं और यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले तो एक इवेंट इंडिया ने यहाँ पर लॉन्च करा। सॉरी, इस इवेंट के टाइम पर इंडिया ने एक चीज़ लॉन्च करी, एक अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। बिग कैट मतलब छोटी बिल्लियाँ होती हैं, शेर चीतों की मौसियाँ जो कि हमारी गली में घूमती रहती हैं, जिनको लोग कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये बिल्ली रास्ता काट गई। बिग कैट्स होती हैं टाइगर, लेपर्ड्स, जैगुआर, प्यूमा, स्नो लेपर्ड,
ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसको लॉन्च करा गया। अभी जानते हैं इसके बाद। उसके बाद एक विजन लॉन्च करा गया। अमृत काल चल रहा है हमारे देश में। अमृत काल आप लोग सब जानते होंगे, ये कॉमन टर्म है। 75 साल जो हमारे देश की आज़ादी को पूरे हो गए ना, उसको अमृत काल कहा जाता है। सब लोग फैमिलियर इस चीज़ से, इस टर्म से, ठीक है। जैसे हमने सेलिब्रेट करा था ना आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, और अमृत काल मतलब पहले से ही शुरू हो गए थे इसके इवेंट 2.5 साल पहले से, सेलिब्रेशन वगैरह। अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, इसको लॉन्च करा गया। अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन। इसके अंदर सरकार ने करा क्या है, एक ना समरी रिपोर्ट पेश करी है। 5वीं बार जितने भी हमारे देश के अंदर टाइगर रिजर्व्स हैं उसका एक MEE होता है। अभी सब बताऊंगा क्या होता है ये। नाम है इसका मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। इसको वैसे बोला जाता है, MEE किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, आपकी कंपनी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। श्रेया ये नाम देख रहे हो ना, मैनेजमेंट, मयूर, इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन, ये तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, आपकी स्टडीज़ का हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ का हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको कहते हैं MEE ऑफ TR। ये यहीं पर यूज़ होगा वर्ड, अगर कभी भी एग्जाम में वर्ड यूज़ होगा ना, टाइगर रिजर्व्स के कंटेक्स्ट में यूज़ होगा ये। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है MEE, मैंने अच्छे से सर्च मार दिया। MEE हमेशा टाइगर रिजर्व्स के एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में ही आएगा आपको ये शब्द, ठीक है। समरी रिपोर्ट पेश करी इसकी MEE की 5th कि टाइगर रिजर्व्स के ऊपर क्या स्टेटस चल रहा है। 5वीं बार रिपोर्ट आई है। एक समरी रिपोर्ट ये आई है, भारत के अंदर जो टाइगर है उनकी संख्या कितनी है, तो इसको बोला गया है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। ये भी 5th साइकिल है, वो भी 5th साइकिल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट में ये बता रहा है। अब बात करते हैं MEE क्या है। भारत ने ये 5th साइकिल जो है, मतलब कुल मिलाकर 5th समरी रिपोर्ट जो उसकी पेश करी है, ये इंडिया का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, इंडिया का इनोवेशन नहीं है, भारत इसको खुद से लेकर नहीं आया है। MEE एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो कि इस चीज़ को इवेल्युएट करता है। नाम ही देख लो, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड इवेल्यूएशन, कि कितने इफेक्टिव तरीके से जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं देश के अंदर वो मैनेज हो रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपको ये टर्म बताई अभी श्रेया, MEE ऑफ TR, यानी कि कितने इफेक्टिव तरीके से जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो मैनेज हो रहे हैं। अब इसके लिए ना, इसके लिए 6 मेन कैटेगरीज को चुना जाता है। इसको ध्यान से सुनना, आज मैं आपको एक नई बात बताऊंगा जिससे आपकी इकोनॉमिक्स में भी हेल्प हो जाएगी हमेशा के लिए। आई कैन गारंटी लोग जानते ही नहीं है। एंड अर्पित और श्रेया, मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम लोग इंटरव्यू तक पहुंचे, ये क्वेश्चन लाजमी है कि तुमसे पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन कि आप अपने इंटरव्यू को कहाँ लेकर जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। सबसे पहले 6 मेन क्राइटेरिया देखते हैं इसके, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस और इवैल्यूएशन के। एक तो कंटेक्स्ट, कि भैया अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, टाइगर के कंजर्वेशन स्टेटस क्या चल रहे हैं, टाइगर रिजर्व्स के अंदर क्या हालात हैं, उसके लिए भारत सरकार की प्लानिंग क्या चल रही है और आगे इंप्रूव करने के लिए। वैसे तो मैं भारत सरकार इसलिए बोल रहा हूँ, है ग्लोबल फ्रेमवर्क। इस MEE को हम लोग तो सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे ना, हमें क्या लेना देना रशिया की सरकार, जर्मनी की सरकार क्या कर रही है ना। हमने रिपोर्ट पेश करी तो हम अपने बारे में कंसर्न है ना। उसके बाद ये ऑर्डर गलत दे रखा है। किसी भी चीज़ में, किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में अर्पित हम जानते हैं पहले होता है इनपुट और फिर होता है आउटपुट, है ना। इनपुट और आउटपुट का एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है और उसके बाद होता है आउटकम। श्रेया, आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन ये बन सकता है, बिकॉज यू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर, कि श्रेया कौरा जी आप आउटपुट और आउटकम के बीच में फर्क बताइए। मैं बताता हूं। देखो, जो आउटपुट होता है ना, वो बेसिकली एक स्टेप्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस लेता है डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचने के लिए। सिंपल अगर भाषा में बोलूं, आपने एक इनपुट दिया, उसका आउटपुट निकला, दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना एंड दिस विल बी द लॉन्ग टर्म, नहीं एंड गोल। ये आपका एंड गोल होगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, चलिए हेल्प करता हूँ। मैं आपसे टेस्ट लिए जा रहा हूँ, आपको पता है वीकेंड पे टेस्ट ले रहे हैं ये, आप अपना इनपुट दिए जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। आउटकम आपको क्या लग रहा है, हाँ यार मैं टॉप 5 लोगों में से इनके बैच में आ रही हूँ, बार बार मेरी पोजीशन रैंक आ रही है, ठीक है। आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट मिल रहा है, इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट मिल रहा है।
अल्टीमेटली आप सारी की सारी पूरे साल की परफॉर्मेंस को कंपाइल करके ये कह सकते हो यस मेरा डिजायर्ड आउटकम की तरफ मैं पहुंच रही हूं, और हो सकता है अगर आप पहुंच जाओ यूपीएससी को क्लियर कर लो तो आप बोलोगे मेरे छोटे छोटे इनपुट की वजह से जो छोटे छोटे आउटपुट निकले थे उसका एक बड़ा आउटकम निकला मेरी लाइफ के अंदर कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया। अब क्लियर हुआ ये आउटपुट और आउटकम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इनपुट डेली बेसिस पे दोगे, रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म में डेली बेसिस पे मिलेगा या फिर वीकली बेसिस पे मिलेगा, लेकिन एंड गोल तो आपका ये है ना, आउटकम अल्टीमेटली है ना कि यूपीएससी को क्लियर करना, ये चीज है। और आउटपुट क्या है आपका कि यार जितना मैं एफर्ट मार रही हूं मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक चल रही है, लेकिन मेरी रैंक पीछे क्यों आ रही है, मेरी रैंक फ्लक्चुएट क्यों कर रही है बहुत ज्यादा। ये जो रोज में मुशक्कत कर रहे हो ना, ये इनपुट और आउटपुट है। लंबा गोल है आउटकम। हर जगह हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिनेरियो में यही होता है, इनपुट आउटपुट और आउटकम का मतलब। ठीक है, अब यहां पर इसने हमसे हमें बड़ी सारी चीजें बोली थी, हम इसके बारे में कोई अवेयर तो है नहीं, जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं ये इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। अब इन सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं जरा, MEE को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। सबसे पहले इसकी बात करती है जेनेसिस की। जेनेसिस मतलब होता है इसका ओरिजिन, रूट या सोर्स, जड़ क्या है इसकी, शुरुआत कहाँ से हुई। ये IBCA जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल, ये भी ग्लोबल फ्रेमवर्क होगा, लेकिन अच्छी बात यह हमें जानना क्यों इसको पहली बार इंडिया ने ही प्रपोज करा था 2019 में। कब प्रपोज करा था, एक इंटरनेशनल ग्रुप की एक मीटिंग थी, और वो मीटिंग इसलिए हुई थी कि वाइल्ड एनिमल्स का जो व्यापार होता है, इलीगल जो ट्रेड होता है, उसको रोका जाए। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड वैसे वही शब्द होता है जो कि रिलेटेड होता है पोचिंग से। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल जो ट्रेड होता है वो तो कैसे भी कर लो, इलीगल ही है भाई वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड है। पोचिंग बेसिकली क्या होता है, यू इलीगली हंट सम एनिमल्स, ठीक है। और यहां पर एक स्पेशल टर्म ही होती है पोचिंग के अंदर, योर हंटिंग इज इन कॉन्ट्रावेंशन, योर हंटिंग इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू ऑफिशियल प्रोटेक्शन। मतलब उस पर्टिकुलर स्पीशी को ऑफिशियल प्रोटेक्शन मिल रखी है देश के कानून के अंतर्गत, आपने अगर उसको मारा है तो कानून का उल्लंघन करा है। सिंपल बात बताता हूं मैं, सलमान खान के खिलाफ जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था वो पोचिंग था अगेंस्ट अ ब्लैक बक, काले हिरण का जो उसने शिकार करा था, इट वॉज पोचिंग, हंट करा जानबूझ के। हम साथ साथे की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर, और तब उस टाइम पर कोर्ट में ये सबको सैफ अली खान और तब्बू को, सोनाली बेदरी थी उस मूवी के अंदर, करिश्मा कपूर थी, इन सबको एक एक बार कोर्ट जाके बुलाया था कोर्ट ने। ओके, हंटिंग ही होती है। अब बेसिकली क्या होता है, आपने अगर हंटिंग करी है, वो एनिमल किसी एक उसके अंदर आता था प्रोटेक्टेड दायरे के अंदर, यानी कि आपने कानून को भी तोड़ा है। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये क्या वाहियात बात हुई सर कि इसको हम हंट कर रहे हैं और आप बता रहे हो इसका मीनिंग इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू ऑफिशियल प्रोटेक्शन। हर एक एनिमल की हंटिंग इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू ऑफिशियल प्रोटेक्शन, राइट श्रेया? है मयूर? नहीं, बंदरों और कुत्तों को आजकल मारना ना शुरू हो गए हैं लोग, वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया इनको, स्पेशली बंदरों को पकड़ पकड़ के। अब जैसे ह्यूमन राइट्स सॉरी एनिमल राइट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं वो चले आते हैं, तो उनके कहने पर अब क्या हो गया है, इनको अब जान से तो नहीं मारा जा रहा। हाँ, बंदरों को फिर भी शूट करना बहुत सारी स्टेट्स ने अलाउ कर दिया है, बहुत उत्पात ये मचाते हैं, काट लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भी ले जाते हैं छत से। बहुत सारे UP-MP में लोग क्या करते हैं, आप जानते हो क्या आदत होती है, ठंडा का मौसम है तो छत पे सो जाते हैं मच्छरदानी लगाकर। ये बंदर बड़े बड़े लंगूर वगैरह बच्चे उठाकर ले जाते हैं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, सुने भी होंगे आपने लोकल गाँव वगैरह में कहीं पर भी। अब इसलिए सरकार, राज्य की सरकार ने अलाउ कर दिया इनको शूट करना। इनको वर्मिन कहते हैं। वर्मिन बहुत पीछित होता है जिसको अगर आपने मार दिया, हर्ट कर दिया, या आपकी किसी एक अनदेखी की वजह से एक्सीडेंट वगैरह होकर वो मर गया, तो कोई केस वेस नहीं बनेगा आपके खिलाफ, पुलिस आपको पकड़ के लेकर नहीं जा सकती। अब क्या करा जा रहा है, इनको जान से ना मार करना। ये एनिमल राइट एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, तो अब इनको जान से ना मारकर इनकी पकड़ के इनकी नसबंदी कर दी जाती है ताकि इनकी पॉपुलेशन और ना बढ़ सके। स्ट्रीट डॉग्स के साथ बहुत सारा इंडिया में ये चीज़ हो रही है। इसका एम क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? इसको लॉन्च करा गया था 7 बिग कैट्स की कंजर्वेशन के लिए। अब ये क्वेश्चन एक अलग से आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज बिग कैट्स? प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है, UPSC के अंदर।
7 बिग कैट होती हैं, देखते हैं चाचा मामा भतीजे सबको। सबसे पहले टाइगर, ये टाइगर। सेकंड लायन, श्रीकांत जंगल का राजा कौन होता है? पागल हो गए हो? ये बचपन की कहानियों से बाहर निकलो। जंगल में अगर जाओगे तो पहले लाइन से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको रियल लाइफ में। अरे कोई राजा नहीं होता, कहने वाली बातें होती हैं, ठीक है। लेपर्ड, दिस इज लेपर्ड। उसके बाद स्नो लेपर्ड। कहाँ मिलेगा श्री स्नो लेपर्ड? राजस्थान। क्यों? मूल रूप से जो निवासी हैबिटेट है वो बर्फीला है, ठीक है। स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा? ये हिमालयन ट्रैकिंग पे लवासनाथ है जब जाओगे तो। हाँ सीरियसली, गन लेकर भेजा जाता है अपने कैंप के साथ, अटैक हो जाता है कैंप पे। आपको वॉशरूम वगैरह का खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है 3 दिन के लिए। बाहर पता चला बंदा सूसू करने गया, उठा के ले गया स्नो लेपर्ड। चीता, दिस इज चीता। 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकता है ये। उसके बाद जैगुआर, जैसे जैगुआर। फिर है प्यूमा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्यूमा ब्रांड है इस पे जो सिंबल बन रखा होता है ये एक्चुअली प्यूमा ही है, ठीक है। रियल में एनिमल है, ये प्यूमा ही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्यूमा एनिमल, दिस इज प्यूमा। दिस इज प्यूमा, ओके। दीज आर द 7 बिग कैट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी बहुत बेसिक एस्पेक्ट पे उतर आता है, डोंट वरी, इसके बारे में पीएमएफआईएस वगैरह में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा रिकॉल हो गया, अगर यहाँ से याद कर लिया तो अपने वहाँ पर विल पावर एनर्जी बच जाएगी आपकी। अब आईपीसीए का एम क्या है? इसका एम ये है कि ये लोग कैसे भी करके 97 रेंज कंट्रीज तक पहुँचे। ये रेंज कंट्रीज क्या है? मतलब जहाँ पर ये 7 बिग कैट की स्पीशीज सातों की सातों पाई जाती हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को इस प्रकार से कवर करा जाए, सुनिश्चित करा जाए कि उनकी प्रोडक्शन जो है वहाँ पर इन 97 रेंज कंट्रीज़ के अंदर जो भी उनका हैबिटेट है, वो जहाँ पर भी ये 7 बिग कैट्स मूल रूप से निवासी हैं, उस एरिया को अच्छी खासी प्रोडक्शन मिलेगी। ये सारी की सारी 97 कंट्रीज़ के लीडर्स को समझाना है, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। टाइमलाइन क्या है? अब इस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए वेरियस कंट्रीज़ को सपोर्ट तो चाहिए ना, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये बोलता है हम आप सपोर्ट देने के लिए रेडी रहो, हम 5 साल तक गारंटीड फंडिंग आपको देंगे लगभग 800 करोड़ रुपए की। ये ओवरऑल फंडिंग है, पर कंट्री को नहीं मिलेगी। यूपीएससी बस गेम यही खेलता है, पर नेशन नहीं। ओवरऑल ये आईपीसीए की 800 करोड़ की टोटल फंडिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि इंडिया ने 5th रिपोर्ट एक लॉन्च करी है MEE की, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क 2022। इसके अंदर क्या बोला गया? मतलब इंडिया ने ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी है 5th टाइम, टाइगर रिजर्व्स की मैनेजमेंट, टाइगर रिजर्व्स की इफेक्टिवनेस और टाइगर रिजर्व्स की इवैल्यूएशन के लिए 2022 की, इसमें क्या की पॉइंट्स निकल कर आए हैं? नंबर 1, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, इस फ्रेमवर्क में ओवरऑल जो MEE स्कोर है वो 8% बढ़ा है इन कंपैरिजन टू जब 4th साइकिल इसकी कंडक्ट हुई थी 2018 के अंदर। वहां पर स्कोर था 70%, अब बढ़ा है 77.92%। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होने लगे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस दिखने लगी है, एंड टाइगर पॉपुलेशन इवेल्युएट करी जाने लगी है। यही है ना? MEE स्कोर का ज्यादा होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, और इसलिए इसको बोलते हैं, देखो जिसमें मैं अभी बता रहा था ना, MEETR, ठीक है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है।
इतनी बातें सबको समझ में आ रही है ना बेसिक तरीके से, बताओ, या फिर बेस नहीं बन पा रहा अभी भी? पक्का? आगे देखते हैं। अब यहां पर जब ये MEE स्कोर कार्ड ही एक तरीके से टाइगर रिजर्व का, तो भैया नंबर 1 नंबर 2 टाइगर रिजर्व तो रहे होंगे ना। तो जिस टाइगर रिजर्व ने टॉप करी है लिस्ट विद अ स्कोर ऑफ 94.38%, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप टॉपर याद रखो। 51 टाइगर रिजर्व्स की इवैल्यूएशन करी गई थी, ये याद रखना। इस बारी 5th साइकिल के अंदर MEE के अंदर ये बोला गया है, 5th साइकिल के अंदर या 5th रिपोर्ट कह लो, जैसा आपको ठीक लगे। टोटल टाइगर रिजर्व्स इतने नहीं है हमारे देश के अंदर, वो ज़्यादा हैं, लेकिन 51 टाइगर रिजर्व्स को इवैल्यूएट करा गया था। उनमें से टॉप जो करा है वो करा है पेरियार टाइगर रिजर्व ने। पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है? केरला, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आया है सतपुरा। सतपुरा टाइगर रिजर्व है MP के अंदर। फिर है बांदीपुर, बांदीपुर है कर्नाटका के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो फिल्म के अंदर बन सकती है वो ये है, हमारे देश में कहेगा प्रोजेक्ट टाइगर रिसेंटली 50 ईयर्स उसको कंप्लीट हुए थे, फलाना डिकमा, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट टाइगर रिसेंटली रिपोर्ट, ऐसा ऐसा कहेगा कि एक टाइगर रिजर्व या नंबर 2-3 टाइगर रिजर्व जो है वो पुअर कैटेगरी के स्टेटस में, जिनकी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और इवैल्यूएशन इतनी ठीक नहीं। इस बारी किसी भी टाइगर रिजर्व की कोई बुराई नहीं है। नो टाइगर रिजर्व इज इन पुअर कैटेगरी। हर किसी की मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और इवैल्यूएशन ठीक है। हर राज्य ने अच्छा खासा ध्यान दिया है, और अभी हम देखेंगे भी आगे चलकर इसकी टाइगर की संख्या देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब ये जो बार बार हम बोले जा रहे हैं श्रेय, ये क्लियर नहीं हो रहा ना, 5th साइकिल क्या है ये, ठीक है। भारत की जो रिपोर्ट है वो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट काम की है। नंबर 1, भारत के अंदर टोटल कितने टाइगर्स मिलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ ना शुरू से, कि करंट अफेयर का जो कॉलम आता है शैली, उसमें अंदर एक अपनी बुकलेट बना लो और सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो लिख लो। तो सेपरेट कॉलम बनाओगे श्रेय आप तो A4 शीट्स का, उसके अंदर इस चीज़ को स्टिकी नोट से बोल्ड से मार्क कर लेना। ये नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ नंबर मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना, पेशेंट इज टू बेड रेशियो है ना, डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो, GDP इंडिया की कितनी है, ये आंकड़े आपको अगर आप कोड कर आओगे ना मेंस के अंदर, बहुत बेहतरीन आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो ये आपकी इस चीज़ के ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है भाई ये जर्नल सा क्वेश्चन था, इसके बाद में कौन आंसर नहीं लिख सकता, लेकिन आपका आंसर दूसरे से यूनिक कैसे बनेगा। तो जब जर्नल आंसर्स के अंदर तो आप कुछ बेहतरीन बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते, तो अपने केक के ऊपर आइसिंग बहुत अच्छी तरीके से कर दिया करो, यानी कि फैक्ट्स बहुत अच्छे पटक दिया करो। भारत के अंदर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3167 टाइगर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनकी पॉपुलेशन है 200 टाइगर और बढ़ गए हैं 2018 से लेकर 2022 तक, 6.7% ग्रोथ रेट हुई है। अच्छा, अब कौन से रीजन के अंदर, किसी एक जगह को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कौन से रीजन के अंदर, पहले रीजन देख लेते हैं फिर जगह भी देख लेंगे। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या बढ़ी है 1161, देख रहे हो, यानी कि इसका पूरा श्रेय 33% है, ऑलमोस्ट है ना। 33% लगभग जो टाइगर्स हैं वो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स के अंदर, मध्य प्रदेश और उससे थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा और ईस्टर्न घाट्स के अंदर आपको मिलेंगे। यानी कि ये है आपका, ये है ईस्टर्न घाट और ये होते हैं वेस्टर्न घाट। तो आपको इस जगह पर लगभग सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या मिलेगी। एक ये सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स और ये आपका ईस्टर्न घाट वाला हिस्सा। उसके बाद नीलगिरी क्लस्टर, नीलगिरीज बेसिकली जगह है पूरी की पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर नागरहोल से लेकर ये नाम देखना, बिलीगिरी रंगा हिल्स, ठीक है। अब मैं आपको बिलीगिरी रंगा हिल्स के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। नागरहोल कहाँ पर था, अभी हमने क्या पढ़ा, ऊपर देखो, जस्ट ये देखो यहाँ पर नागरहोल का जिक्र अभी हुआ था ना कहीं पर, नहीं हुआ क्या? हाँ चलो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, बांदीपुर के नीचे, हाँ ठीक है। तो नागरहोल भी कर्नाटका के अंदर है। और ये जो बिलीगिरी रंगा है ना, इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यूनिक नाम देख लो पहले इसका, बिलीगिरी रंगा, ठीक है।
ये ना एक हिल्स है, बहुत सुंदर है। लोकेशन कर्नाटका। अब ये जो बिलीगिरी रंगा हिल्स जो हैं ये कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है। इसके जो बॉर्डर है वो तमिलनाडु से मिलते हैं, तमिलनाडु से मिलता है इसका बॉर्डर, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या है, ध्यान से सुनना, ये एक स्पेशल चीज़ है। यूपीएससी ने आज तक पता नहीं क्यों नहीं पूछा इसके बारे में क्वेश्चन, और जिस दिन आएगा सबकी तशरीफ बिखरी होगी। अभी आपको इसकी रेलेवेंस समझ में आ जाएगी। बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, क्या भी पूरा नाम चल रहा है, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और हिल्स ये आपको मैं दिखा देता हूँ, बिलीगिरी रंगा टाइगर रिजर्व। एंट्री पॉइंट। अब श्रेया एक हिंट देख रहे हो, फोटो देखने से ये फायदा हो गया। अगले टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बिलीगिरी रंगा हिल्स के अंदर ये एंट्री गेट पे ही टाइगर और एलिफेंट दोनों भरे हुए, मतलब दिस इज द कॉमन थिंग फॉर टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व बोथ। एंड इसकी एंट्री पॉइंट पर ये देखो BRT टाइगर रिजर्व, ठीक है। एंड ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इडली सांभर डोसा वड़ा कुछ होगा। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ, तभी तो इडली सांभर डोसा वड़ा कुछ लिखा होगा। तो अब ये जो रेंज है पूरी की पूरी, यानी कि अगर हम इसको ऐसे बना दें BRT टू नागरहोल या नागरहोल टू BRT, वेस्टर्न घाट के अंदर ये आपको रेंज मिलेगी। इट हैज़ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे दुनिया के अंदर। इसलिए आपको फोटो दिखाकर BRT की फुल फॉर्म बताकर ये सारी चीज़ें इसलिए बताना जरूरी थी। ये छोटा मोटा फैक्ट लग रहा है शैली, और सुना है आज से पहले हमने कभी बचपन में इसको कि सबसे ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन टाइगर्स की, ये हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे देश के अंदर मिलती है, और वो देश स्पेसिफिक बात कर रहा है कि कहाँ जाके मिलती है, ठीक है। तो श्रीकांत तुम्हारे राज्य की करतूतें हैं, तुम्हारी वजह से करंट अफेयर बढ़ रहे हैं हम लोग के, ठीक है। ट्रेंड देखते हैं टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ का 2006 के अंदर, और ये सारा डेटा आपको मतलब देखो ग्राफ में ना हमेशा प्रेफर करता हूँ कैसे आप बनाकर आओ, राइजिंग ट्रेंड के अंदर या डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर या साइडवेज ट्रेंड के अंदर, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम देखते हैं एक अगर क्वेश्चन आ जाए, टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन कॉन्टिन्यूसली राइजिंग इन इंडिया सिंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ये क्लेम है मेरा। चलो देख लेते हैं इसको। शुरू में 2006 में थी 1411, फिर 1706, बढ़ी है क्या? बढ़ी है। 2226 बढ़ी है, 2967 बढ़ी है, 3167। तो बताओ कॉन्टिन्यूसली वर्ड यूज कर सकता हूँ कि बढ़ रही है टाइगर पॉपुलेशन? बिल्कुल ठीक है। कोई जो पढ़े लिखे नहीं होते, आधी अधूरी नॉलेज वाले, बताया था ना मैंने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, वो क्या सोचेंगे, अरे नहीं ये तो एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, कॉन्टिन्यूसली एलिमिनेट कर दो उसको, ठीक है। आप अभी बेसिक चीज़ों से जो करंट में न्यूज़ थी ना, आप उसके बारे में सीखो। रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग क्या थी, एमई क्या होता है, वो क्या होता है। अब ये स्टैटिक नहीं था कुछ भी, स्टैटिक की शुरुआत अब करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट टाइगर। ये तो सारा था करंट अफेयर का माल, अब आएगा स्टैटिक का माल। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब मैं यहां पर आपको एक फर्क बताता हूं। एक होता है
सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है ना, इसके अंदर जो फंडिंग होती है वो 100% सेंटर के द्वारा करी जाती है। यहाँ पर 100% नहीं करी जाती, सेंटर और स्टेट की कंबाइंड फंडिंग होती है। बेसिक डिफरेंस पता लग गया? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं दे आर स्पॉन्सर्ड। आप अगर किसी को स्पॉन्सर करोगे तो आप पूरा पैसा उठा के थोड़ी ना दे दोगे उसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बेसिकली एक टूल की तरह यूज करी जाती है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये लाइन को यूज करेंगे, आज ही लर्न कर लो इसको। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर अ काइंड ऑफ fiscal transfers from सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं इसकी फंडिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट भी देती है कॉन्ट्रीब्यूशन पर, लेकिन फंडिंग तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दे आर फुली इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। उनको पता होता है कि कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब फंडिंग पैटर्न जो होता है ना, जैसे कोई नॉर्मल राज्य है, मतलब उसके पीछे कोई स्पेशल स्टेटस नहीं, कुछ भी नहीं है जो, और नॉर्मल राज्य को हम लोग कहते हैं जर्नल स्टेट्स। जर्नल स्टेट्स के लिए जो फंडिंग पैटर्न होता है, अब देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो शायद ये वाली बात करूंगा नहीं मैं, फंडिंग पैटर्न 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जो जर्नल राज्य हैं, जिनको नॉर्मल स्टेट्स में कहता हूँ, जिनके पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, फंडिंग पैटर्न होता है 60:40। ज़्यादा नंबर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, याद रखना, ठीक है। कभी भी पेपर के अंदर किसी भी चीज़ का आंकड़ा है, ज़्यादातर पैसे ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60:40 का मतलब क्या है, 60% कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% राज्य की सरकार। अब बाकी स्टेट्स के लिए क्या होता है, बाकी स्टेट्स के लिए 90:10 रेशियो फॉलो करा जाता है। 90 यहाँ पर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सेंटर का, 10 राज्य का। अभी किस किस के लिए करा जाता है 90:10? नंबर 1 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। याद है मैंने आपको बताया था आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल जो प्रोविजन थी, अब तो वो हट गई है, लेकिन इसके अलावा और भी होती है। मैं बता रहा था ना कि लक्ष्मीकांत में अभी हम उस चैप्टर तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ABCDE करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास है, महाराष्ट्र के पास कुछ है, कुछ ना कुछ है सबके पास, मतलब सबकी कुछ ना कुछ समस्या है, उनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है हमने किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, है ना। तो इसके भी एक क्लॉजेज होते हैं, आर्टिकल 370, 71 क्लॉज ABCDEFGHIJK ऐसे करके हैं, ठीक है। तो उनकी जो फंडिंग होती है वो 90:10 की होती है। अब ये चीज़ मेरे को यहाँ पर करवाना इसलिए ज़रूरी थी, पूरे साल आप जब ये मैगजीन पढ़ते रहोगे, बार बार पॉलिटी के सेक्शन में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का आता रहता है। आपका मैंने टाइम सेव कर लिया कुल मिलाकर, बस बात ये है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, छोटा सा क्वेश्चन, डिटेल में हम बाद में कभी और देखेंगे जब चीज़ें आएंगी। मनरेगा को आप क्या मानते हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? बताओ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है ये। राज्यों के अंदर मनरेगा का स्टेटस बदल जाता है जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होती है। क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अगर आप इसको कह रहे हो तो ये भी फिर साइन करने के लिए रेडी रहो कि इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक राज्य के अंदर अलग स्टेटस होता है क्या मयूर की, मनरेगा दिल्ली में किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, यूपी में कहीं और, कर्नाटका में कुछ और। मनरेगा अपनी चॉइस से राज्य की सरकार मोल्ड करती रहती है क्या? यूनिफॉर्मिटी है मनरेगा में कि नहीं है? बताओ, मनरेगा के अंदर यूनिफॉर्मिटी है, फिर राज्य की सरकार अपने हिसाब से मोल्ड करती रहती है इसको।
बताओ अर्पित, श्रेया बोलो भाई, गूंगो बोलो, हराम खोरो बोलो। पर मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्मिटी है कि राज्य की सरकार अपने हिसाब से मोल्ड करती रहती है? नहीं है यूनिफॉर्मिटी यार, मेरे टोन से क्यों हिल जाते हो? राज्य की सरकार अपने हिसाब से देती रहती है, धज्जियां नहीं उड़ती रहती इसके अखबार में आकर के किसी राज्य के अंदर वर्कर्स को ज़्यादा मिलती है सैलरी दिहाड़ी, किसी राज्य के अंदर कम मिलती है। मनरेगा के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तभी तो कहते हैं कि इसको सेंट्रल सेक्टर वो होना चाहिए। लेकिन भाई इतना ज़्यादा रोजगार अगर देगी तो राज्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे इतने ज़्यादा पैसा खर्च करके। अब मुझे एक बात बताओ, श्रेया क्वेश्चन निकल सकता है इसके ऊपर कि निकल सकता है ना? तो मेरी बातों का गाली को बुरा मत मानना, घोट के पी लिया करो सब लोग, क्योंकि जो बोलता हूँ वो हो तुम लोग, ठीक है? हाँ बताओ। हाँ, स्टेट की महंगाई वगैरह के ऊपर तभी तो कहते हैं कि देखो वर्कर्स का माइग्रेशन जो पलायन होता है ना वो भी इस वजह से होता है, पता है? कि हम दूसरे राज्य चले जाते हैं मनरेगा के अंदर, वहाँ काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया वो। तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मनरेगा भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको लॉन्च करा गया था साल 1973 के अंदर। इनिशियली इसको 9 टाइगर रिजर्व्स के अंदर लॉन्च करा गया था इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिलती है टाइगर रेंज स्टेट्स को। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, दिल्ली को भी मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर को भी मिलेगी, एमपी को भी मिलेगी, सारे राज्यों को मिलेगी। कहां पर मिलेगी? जहां टाइगर है। हाँ शाबाश श्रेया, क्योंकि अभी मैं मतलब धज्जिया का उड़ाता बोल के परसों नोएडा के हाईवे में घूम रहा था टाइगर, दे दें उसको यूपी को स्टेटस। तो टाइगर, हाँ टाइगर सब स्टेट्स का होगा, पता चला अरे फंडिंग लेने के लिए टाइगर छोड़ दिया हाईवे पे कि कोई बात नहीं 4-5 लोग ही तो मरेंगे। ठीक है, राज्य की सरकार कम हरामी होती है। मयूर पूरी वेब सीरीज चल रही है फर्जी की राज्य की सरकारों के ऊपर। इट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू टाइगर रेंज कंट्रीज, ठीक है, सॉरी टाइगर रेंज स्टेट्स, कंट्रीज वाली बात तो इंटरनेशनल उसमें आती है। हाँ, ताकि टाइगर्स की डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स के अंदर, आई रिपीट टाइगर्स की डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स के अंदर, क्योंकि जहां जहां ये प्रोजेक्ट टाइगर फैलता जाएगा, अभी हम ये भी देखेंगे, अभी तक तो राइटर ने हमारे सामने कुछ भी नहीं करा है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला कि जितने टाइगर रिजर्व्स हैं सबके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर इंप्लीमेंट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। हमें नहीं पता, अभी तो जो फ्लो चल रहा है हम उसी को पकड़ के चलेंगे। कह रहा है जिस टाइगर रिजर्व्स के अंदर, देखो डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स के अंदर जहां जहां ये आता जाएगा वहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपना असिस्टेंस देती जाएगी, एक शर्त पर देगी। किस शर्त पर? दैट टाइगर्स का इन सीटू कंजर्वेशन होना चाहिए। देयर आर 2 वर्ड्स, इन सीटू एंड एक्स सीटू। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, नॉट इन यूपीएससी बट इन अदर एग्जाम्स, यूपीएससी के अंदर पेंडिंग है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस साल आएगा जिस साल कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, फंसाएगा ऐसे यूपीएससी। मैं बताता हूं आपको इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू मतलब ये होता है जहां पर जो एनिमल जिस हैबिटेट में अपने घूम रहा है वहां का वो मूल रूप का निवासी है, उधर ही तुम ऐसी कंडीशन बना दो कि उसकी कंजर्वेशन, उसकी प्रोडक्शन वहीं सुनिश्चित हो जाए। एक्स सीटू में क्या होता है, इंसान ने कुछ बना रखा है एंड फिर वो एनिमल्स को, स्पीशीज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट कर रहा है, लेकिन वो एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं, अपने खुद के बनाए हुए ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर के अंदर उसको शिफ्ट कर रहा है। लाइक एक्वेरियम हो सकता है वो, या फिर जूलॉजिकल गार्डन हो सकते हैं, कोई सीड बैंक हो सकता है, कोई जेनेटिक बैंक हो सकता है वहां पर। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन ये होता है जब आप किसी को उसके रेंज के बियॉन्ड, इसको कहते हैं एक्स सीटू को कहते हैं, आप किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज को रेलोकेट कर देते हो, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट से एंड मैनमेड हैबिटेट की तरफ आप उनको लेकर चले जाते हो। आप उनको कहां लेकर चले जाते हो? मैनमेड हैबिटेट की तरफ। जबकि इन सीटू क्या होता है, अब देखो ये जो शेर चीते वगैरह हैं कहां घूम रहे हैं? जंगल में घूम रहे हैं ना। जो ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इनकी फेंसिंग नहीं करी जाती, अगर आपको पता हो तो। इनकी फेंसिंग हर जगह पर पॉसिबल नहीं होती है, प्रॉपर फेंसिंग नहीं बनाई जाती कि लोहे की तरह बना दी, उसमें बिजली के करंट दौड़ा दिए। वही नॉर्मल जंगल ही होता है, बस उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बेटा अगर तुम यहाँ पाए गए ना
तो फॉरेस्ट ऑफिसर अगर गोली मार देना तो फिर रोते रोते अपना तशरीफ लेकर मत आना कि गोली लगी पिछवाड़े में। वहां पर जाना आपके लिए प्रतिबंधित होता है, लेकिन कहां तक जाना प्रतिबंधित होता है वो भी अब ईवीएम पढ़ेंगे। क्या WWE की तरह ग्राउंड बन रखा होता है मयूर क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर? चारों तरफ केज बन रखा होता है। देयर आर एंट्री गेट्स, देयर आर सम ऑफिसर्स एम्प्लॉयड जो कि देख लेते हैं, लेकिन आप जैसे जो आसपास के लोग हिली एरियाज के अंदर वहां पर रहते हैं और कोई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो लोग वैसे भी चले जाते हैं, अंदर एंट्री कर लेते हैं। हाँ, अगर पकड़े गए तो फिर पेनल्टी है, बहुत कुछ है, जेल भी हो सकती है, और वो आपकी सुरक्षा के लिए कहते हैं ना कि अंदर मत जाओ। और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज समझ में आ गई? सबसे पहले बताओ इन सीटू एक्स-C2 के बीच में फर्क, श्रेया, ईशा, सब लोगों को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ये सुनिश्चित करना दैट टाइगर की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको मेंटेन करना वायबल तरीके से। वायबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ सर्वाइविंग और लिविंग सक्सेसफुली अंडर पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन। अब वो नेचुरली अपनी जो उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन है वो वहीं रह रहे हैं, इंसानों की वजह से ही तो उनका बेड़ा गर्क होता है। तो जहां पर वो मूल रूप से निवासी है वहीं पर ऐसी सर्वाइविंग और लिविंग कंडीशंस उनके लिए सक्सेसफुल तरीके से बनाना, ताकि उनकी मेंटेनेंस, उनका सर्वाइवल सुनिश्चित रहे। अब इससे होता क्या है, चलो एक अच्छी बात बताता हूँ, मेंस ओरिएंटेड बहुत स्पेशल चीज बताता हूँ। इससे क्या होगा, इंडिया को कुछ वैल्यूज मिलेंगी, साइंटिफिक वैल्यू, बहुत कुछ सीख पाएंगे हम लोग कि साइंटिफिकली इनको कंजर्व कैसे करा जा सकता है। दूसरी चीज इकोनॉमिक वैल्यू। अच्छा, इकोनॉमिक वैल्यू कैसे ऐड होगी, कैसे ऐड होगी ये अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, अब बता दो इकोनॉमिक और एस्थेटिक वैल्यू कैसे। एस्थेटिक मतलब होता है जब आप किसी की ब्यूटी की सराहना करते हो, प्रशंसा करते हो, यू आर कंसर्न विद द ब्यूटी एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कि कितनी हॉट लगती है कियारा आडवाणी, कितनी प्यारी है कियारा आडवाणी, वो होता है एस्थेटिक अवेयरनेस। अभी मयूर बोलने लगा था, मैंने नाम लिया, कह रहा पता नहीं सर। अभी आंसर देने लगा था, अच्छा बोला, मैंने कियारा आडवाणी का नाम लिया, टर्न ऑफ हो गया, कह रहा मुझे नहीं पता। हाँ क्या, बोलो बोलो मयूर, तुम बहुत जल्दी बाहर निकलोगे ट्रेडिंग ग्रुप से, पता है? हाँ बताओ चलिए। हाँ, बेसिकली टूरिज्म, जो शादी हुई शैली नए नए निब्बियों की, है ना, आओ बेबी चलो टाइगर देख कर आते हैं, टाइगर जीप के पीछे आने लगा तो बेबी के लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकली एंड एस्थेटिकली लोग देखने जा रहे हैं, इसके पैसे बहुत होते हैं। अगर आपको जीप में घूमना है ना, तो आप जानते हो कि लोगों के बहुत हजारों खर्च हो जाते हैं उसमें, है ना, और फिर भी टाइगर नहीं दिखता, और वो पता कैसे कहेंगे, वो देखो टाइगर, वो देखो वो बैठा टाइगर। ठीक है, एंड इसकी कुछ कल्चरल वैल्यूज भी है एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज भी है, ठीक है, मतलब इसको कंजर्व करने के लिए। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? देयर इज वन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब वो बॉडी होती है जो कि कई बार मैं आपसे लक्ष्मीकांत में बताता रहता हूँ, विच इज इस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट, एंड उस एक्ट को हम लोग कहते हैं स्टैच्यूट। स्टैच्यूट मतलब एक्ट, और जो किसी एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बॉडी बनी हो उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि बहुत एक प्रोमिनेंट स्टेटस है। भैया कुछ ज़्यादा ही टाइगर पॉपुलेशन कम हो गई होगी, तभी तो ये प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह और इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी को लाए हम लोग, है ना, है कि नहीं श्रेया? एंड NTCA बनाया हम लोगों ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले और बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, जो NTCA है इसका एक ओवर आर्किंग सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेशन रोल है। ओवर आर्किंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव। शेर, चीते, लेपर्ड, प्यूमा, इन सबसे जुड़े जो भी मुद्दे, जो भी ये 7 बिग कैट्स में से जो भी स्पीशीज हमारे देश में मिलती है, उसके लिए सारे के सारे मुद्दे देख सकता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सुपरवाइज कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। और ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान को जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करते हैं, कि इससे पूछा बांदीपुर टाइगर रिजर्व के लिए बताओ तुम्हारी क्या रणनीति है, सतपुरा टाइगर रिजर्व के लिए हाँ जी बताओ, मध्य प्रदेश की सरकार तुम्हारी क्या रणनीति है। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मंत्रिमंडल ने उनका कोई प्लान दिया NTCA को। अभी ये बात याद रखने, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी स्टेटस इसका, तो वो लोग नरम अप्रोच नहीं रख सकते हैं इसके साथ के कोई बात नहीं, हमने हल्का फुल्का प्लान बना दिया। ये प्रॉपर तरीके से अप्रूव करता है, और अगर ये अप्रूव ना करे,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडिंग दे रहा है ना श्रेया 60:40 के रेशियो में, वो रोक देगा। जब तुम प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे तो काय की फंडिंग यार। ठीक है, तो ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है ये इनको अप्रूव करता है। यहां से फिल्म्स का क्वेश्चन निकल जाता है कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान को क्या प्रिपेयर एनटीसीए करता है? जी नहीं, राज्य की सरकार करती है। तो उसको अप्रूव कौन करता है? एनटीसीए करता है। ठीक है, प्रिपेयर ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसके बाद फंडिंग पैटर्न क्या रहता है इसका? सेंटर जो है, मैंने आपको बता दिया, देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से पहले होमवर्क करवा दिया मैंने आपका। इट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स। ठीक है, यहां पर टू स्टेट्स ऑफ, हाँ 60, अभी बताता हूँ 60-50% छोड़ो, इसको छोड़ो, एक मिनट के लिए भूल जाओ। पहले आप यहाँ पर आ जाओ। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट देती है 90% पूरा का पूरा खर्चा, और जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके लिए दिया जाता है 60% एंड 50% खर्चा। अब लेकिन ये दो चीज़ों के लिए दिया जाता है। इसको मिटाते हैं और इधर देखो, दो टर्म्स की तरफ फोकस करो। 60% मिलेगा खर्चा फॉर नॉन रिकरिंग आइटम्स के लिए, 50% मिलेगा फॉर रिकरिंग आइटम्स। ये पिंक याद रखना, रिकरिंग मतलब 50%, नॉन रिकरिंग येलो 60%। अब ये क्या होता है? याद है हम लोग इस इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो कि बार बार होता रहता है, सैलरी देनी या मना नहीं कर सकते कि यार देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वॉर चल रहा है, आईएएस ऑफिसर से आपने पुलिस ऑफिसर से, नायब तहसीलदार से, पटवारी से बाद में बोल दिया कि आप सैलरी बाद में रख लेना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग क्या होता है? वंस इन अ वाइल, किसी फिनोमिनल कंडीशन की वजह से कोई खर्चा आ गया तो। अब इसको पढ़ो, इस लाइन को आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है राज्य की सरकारों को। ठीक है, कितना? 60% जिसपे खर्चा बार बार आता है, और 50% जिसपे खर्चा जो है, सॉरी 60% जो कि खर्चे बार बार नहीं आते नॉन रिकरिंग, एंड 50% जिसपे खर्चे बार बार आते रहते हैं। लेकिन अगर केस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स का हो तो दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो रिकरिंग आइटम्स हो नॉन रिकरिंग आइटम्स हो, खर्चा वंस इन वाइल हो या बार बार हो, 90% जो पूरी की पूरी फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट ही उठाता है। इसके ऊपर, ये फंडिंग पैटर्न के ऊपर बहुत इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो प्रोटेक्ट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? किसी का कोई डाउट? एक्टिविटीज कौन कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो है क्या क्या चलती हैं? नंबर 1, इस्टेब्लिश करना और डेवलप करना नए टाइगर रिजर्व्स को। अब देखो यहां पर हमारे पास नंबर आ गया, देयर आर 53 टाइगर रिजर्व्स, जो कि हमारे देश का जितना पूरा लैंड एरिया है ना, 53 टाइगर रिजर्व्स ने 2.3% जो पूरे भारत का जो लैंड एरिया है उसको घेर के रखा हुआ है। अब ये क्या आपको याद करना है? जी हाँ, स्टेट्स के साथ आपको याद करना है। यूपीएससी 2017 से तो और बैंकर गेम खेलने लगा है। इन टाइगर रिजर्व्स में से कौन सी प्रोमिनेंट नदियां पास होती हैं वो भी बताओ। वो डोंट वरी, हमारे लिए पीएमएफआईएस रेडीमेड मटेरियल वहाँ पर माल रेडी करके बैठा हुआ है, वो हम वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। डोंट वरी, आर्टिकल आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप मुझे किस्सियाँ देते फिरोगे। जब पीएमएफआईएस के आप चैप्टर में जब ये सारी चीज़ें देखोगे टाइम टू टाइम, तो आप कहोगे हाँ सर डन है, ये हटाओ उसको। ठीक है, कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर टाइगर रिजर्व, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जीएस पेपर 3 के अंदर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर टाइगर रिजर्व, एंड इसी के अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप अप्रोच इन दिस रिगार्ड। ये मेंस का टॉपिक बन सकता है अपने आप। अब आप कहोगे सिर्फ ये 2 लाइनों से मेंस का टॉपिक बना लेंगे हम, अभी बना लोगे, देख लो 250 वर्ड्स अभी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। ये चीज़ आप जानते हो, बस ये आपका मेरे को दिमाग खोलना है कि क्या क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर टाइगर रिजर्व, देखो क्या होता है, टाइगर के अंदर ना एक कोर एरिया होता है। टाइगर रिजर्व के अंदर एक कोर एरिया होता है। यहां पर क्या है, टाइगर आपको यहीं मिलेंगे।
टाइगर आपको यहीं मिलेंगे प्रोमिनेंटली। यहां पर जाना ना फॉरेस्ट अथॉरिटीज की परमिशन के बिना ऐसा है कि आपको अरेस्ट भी करा जा सकता है, आपको गोली भी मारी जा सकती है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां पर जो कंजर्वेशन होती है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज की, वो स्ट्रिक्टली किसके हाथों में होती है? कोर एरिया के अंदर, याद रखना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में होती है। अब कोई भी चीज का बफर क्या होता है? जो उसके पेरीफेरी में हो, आउटसाइड में हो। यानी कि मैं इस एरिया को कह दूं, रुक जाओ, इसको ना येलो से नहीं बनाते हैं, इसको ग्रीन से बनाते हैं। ओके, क्या मैं इसको बफर जोन या फिर पेरिफेरल एरिया कह सकता हूं? ये वो एरिया होता है, याद रखना, जो कि बिल्कुल कोर एरिया के एडजॉइनिंग में होता है। इसकी डेफिनेशन यही होती है। नाम देखो, बफर, एक और नाम देखिएगा आपको, हाँ, बफर और फ्रिंज एरिया। बफर या फ्रिंज एरिया वो होते हैं विच एडजॉइंस द कोर एरिया ऑफ टीआर, टाइगर रिजर्व। इनकी डेफिनेशन यही होती है। अब मेरी बात याद रखना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोर एरिया में घुसने की परमिशन देगा? कि आप बोलो श्रेया सर जी 2 दिन से खाना नहीं बन रखा है, चूल्हे में चढ़ाने की लकड़ी नहीं है, 2 लकड़ी तोड़ लें तो फटाफट चले जाएंगे यहां से? बिल्कुल नहीं। सर वो चीता दिख रहा बड़ा अच्छा था, एक सेल्फी खिंचवा लें तो जरा दूर से ले लूंगी, आईफोन है मेरे पास तो। बिल्कुल नहीं। श्रेया टोंट नहीं मार रहा हूं, बस एक बात कह रहा हूं, ठीक है? जो ये बफर जोन या जो फ्रिंज एरिया है, यहां पर क्या होता है? यहां पर बगल के गांव के निवासी आ सकते हैं, पेड़ पत्तियां तोड़ सकते हैं, कोई नदी यहां से बह रही है तो पानी कलेक्ट करने मटके वटके लेकर अपने चले आ सकते हैं। यहां पर इट इज टोटली मेड फॉर ह्यूमन यूज। बस उनको बोल दिया जाता है ये कोर एरिया में मत घुसना, ये जितनी ग्रीनरी तुम्हें दिख रही है यहां तक आ जाओ, इसके बगल वाले एरिया तक आ जाओ, कोर एरिया में मत घुसो। यानी कि एक बात मैं आपको बता दूं, कोर एरिया का जर्नली स्टेटस एक लीगल स्टेटस होता है। किस फॉर्मेट के अंदर होता है? हमेशा किसी भी जगह का कोर एरिया होगा वो या तो नेशनल पार्क हो सकता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। और जो ये बफर एरिया या ये जो पेरिफेरल एरिया है, ये मिक्सचर होता है फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड का। और यहाँ पर इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जिसके लिए इंसानों को आसपास के गांव में रहने वाले, बस्ती में रहने वाले लोगों को बोल दिया जाता है हाँ तुम यहाँ पर आके कुछ भी कर सकते हो। अभी लैंडस्केप अप्रोच क्या है? लैंडस्केप अप्रोच एक बड़ी यूनिक चीज है। हम लोग ईवीएस में आगे चल के पढ़ेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड इज बॉर्न चैलेंज या बॉर्न कन्वेंशन, आपने सुना हो कभी? ये आइडिया वहां से आया था। लैंडस्केप अप्रोच बेसिकली ये कहता है यार जो लैंड है उसको उसकी नेचुरल कंडीशन के अंदर रखो, फालतू में उसकी ज़्यादा इकोलॉजी और उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। इसी की वजह से लैंडस्केप अप्रोच बिगड़ने की वजह से ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होते हैं। एंड साउथ में श्रीकांत आपको पता होगा एलिफेंट और मैन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो सिर्फ इसी वजह से कि जंगल काट दिए। हाथियों को तो नहीं पता ना, तो एकदम से आपने वो वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, वो रोड क्रॉस भागते चले आते हैं, रोड क्रॉस कर देते एकदम से। आप बाइक पे जा रहे हो अपनी निब्बी के साथ और ठुक गई निब्बी, मर गई हाथी के नीचे आके। ठीक है, उसके बाद बॉर्न चैलेंज, ये BONN बॉर्न, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। बॉर्न चैलेंज या बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं हम उसको, ठीक है? बॉर्न मत लिख देना। NTCA ने बैन कर रखा है न्यू कंस्ट्रक्शन को इन टाइगर रिजर्व कोर एरिया। अब ये बात क्लियर हो गई जो मैंने कोर एरिया बनाया कि क्यों कंस्ट्रक्शन को बैन कर रखा है। आप मयूर यहां पर गए, सर मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, जरा मैं होटल खोल लूं यहां पर, लोग आया करेंगे टाइगर वाइगर को बालकनी से ही देख लिया करेंगे, आप भी ले लो जरा 250 करोड़, ठीक है? NTCA कंडक्ट करता है असेसमेंट
यूजिंग एप्लीकेशन लाइक एम स्ट्राइप्स। 2017 में यूपीएससी का क्वेश्चन था एम स्ट्राइप्स। निब्बे सॉल्व कैसे कर रहे थे इसको कि स्ट्राइप्स वर्ड है क्वेश्चन के अंदर, तो स्ट्राइप्स तो सिर्फ टाइगर के पास होती है, तो एम स्ट्राइप्स किसके लिए लॉन्च करा गया है, ये तो इतना आसान सा है, वो टाइगर ऑप्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद उनका प्रीलिम्स का भी क्लियर नहीं हुआ उसके बाद। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यहाँ पर क्या करा जाता है, बेसिकली जीपीएस को यूज करा जाता है फोटो एविडेंस में जियो टैगिंग करने के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं छोटा सा एक लाइन में आपको बता देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन फिर भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जियो टैगिंग, जियो टैगिंग हमेशा करी जाती है जब भी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड हो। याद रखना इसका रूल होता है, जब भी फोटोज या पीडीएफ या फिर फोटोज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पिक्चर्स, जब भी सोशल मीडिया पे अपलोड हो तो हर फोटो के साथ एक ना, ध्यान से सुनना, लोकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी जाती है कि ये फोटो कहां ली गई थी, ताकि सबको पता हो कि अच्छा लास्ट टाइम ये टाइगर यहां देखा गया था, लास्ट टाइम ये फलानी स्पीशीज यहां देखी गई थी। इसको जियो टैगिंग बोलते हैं। अब आपको अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये जियो टैगिंग क्यों करी जा रही है, फोटो के साथ लोकेशन डालने का क्या मतलब है, स्पीशीज का एड्रेस डालने का क्या मतलब है। अभी वेट करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आगे बात करते हैं। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करता है और इवेल्युएट करता है टाइगर रिजर्व को एमईई का फ्रेमवर्क डेवलप करके। इसको अभी हमने देखा, 5th रिपोर्ट अभी इसकी इंडिया ने प्रेजेंट करी ना श्रेया। उसके बाद बड़े सारे टाइगर रिजर्व के अंदर जैसे पुलिस फोर्सेस होती हैं, वैसी एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है जो कि एंटी पोचिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करती है कि तस्करी तो नहीं हो रही, मारा तो नहीं जा रहा इनकी खाल के लिए इनको। उसके बाद टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ऑफिशियल्स ने। जैसे एक ई बर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है। अब ये ई बर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिड़िया नहीं है, कुछ ड्रोन्स टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब इनके अंदर इंसान नहीं बैठता, ड्रोन के अंदर इंसान नहीं बैठते हैं, ठीक है। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए इतने सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लिए गए हैं। अब हम लोग बार बार जब ये बात कर रहे थे कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर को, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी इसकी एनटीसी है, तो एनटीसीए के बारे में जान लेते हैं। इसकी जेनेसिस जानते हैं, इसकी वो जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, रूट जानते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसकी अमेंडमेंट होती है 2006 के अंदर। अमेंडमेंट क्या थी, 1972 से क्या नई चीज़ें आई वो हम PMFIS में पढ़ेंगे, डोंट वरी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देना, क्योंकि खुद भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छे से टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करें, वो ब्लेम गेम ना खेलें, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना उनके बीच में, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाना जिससे राज्य की सरकारों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो टाइगर की प्रोटेक्शन में भी दिखे। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फेडरल स्ट्रक्चर टाइगर की प्रोटेक्शन की फॉर्म में भी दिखे। और ये कैसे दिख सकता है, थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दोनों इन्वॉल्व हो गए कि नहीं होंगे इसके अंदर, स्टेट भी और सेंटर भी। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर एन ओवरसाइट बाय पार्लियामेंट, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में पेश करी जाती हैं। उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनका लाइवलीहुड इंटरेस्ट को सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं रोज वो पानी भरने वो निकले, कोर एरिया से निकलकर टाइगर आया, औरतों के ऊपर अटैक कर दिया, मार दिया, तो लोग डर रहे हैं घरों से बाहर निकलने में। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टाइम टू टाइम निगरानी में वहाँ पर रहनी चाहिए। गाँव के जो लोग हैं उनसे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, टाइगर अटैक तो करेगा ही, चले जाओ यहाँ से, मुँह उठाकर अपना, ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए लोगों के साथ। ये चीज़ सुनिश्चित करना ये भी इसका काम है। और ये कैसे करा जाता है, इस फोर्स की मदद से, STPF, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, जो कि सराउंडिंग एरियाज में रहती है। और कैसे, कौन से सराउंडिंग एरिया, ये डायग्राम आपको जस्टिफाई कर देगा, बफर एरिया या फिर फ्रिंज एरिया। ओके, उसके बाद एक एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन क्रिएट करा जाता है यहाँ पर NTCA के द्वारा टाइगर रिजर्व्स के लिए, कि इस साल क्या रहेगा रणनीति और कैसे पॉपुलेशन बढ़ानी है। लास्ट टाइम गर्मियों में 4 टाइगर बीमार हो गए थे और वो मर गए थे, इस साल क्या सुनिश्चित करना है। ये बहुत कुछ वर्कआउट करता रहता है, मेथड्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इसके द्वारा कंडक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में इसका नाम है कि लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे ने कंडक्ट करा था 2019 में। अब एक बात बताओ ना, हम लोग क्लेम करे जा रहे हैं श्रेया कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस वगैरह क्यों मान लेंगे हमारी बात कि बढ़ रही है? अब आ जाओ वापस, जो मैंने आपको बोला था अभी हॉल्ट कर उसको। मैंने जियो टैगिंग बताया ना आपको, हम हर एक फोटो के साथ एक एड्रेस अटैच कर रहे हैं कि देख लो भाई साहब, ये अलग टाइगर है, वो अलग टाइगर है। अब आपके दिमाग में आया होगा फोटो में तो सारे टाइगर सेम दिखते हैं, हम कैसे मान लें ये सारे एड्रेस और ये जो एम स्ट्राइप्स जो उनको पहनाएगा और जियो टैगिंग जो करेंगे वो यूनिक है। यहाँ पर आ जाओ, एक लाइन पहले ही दिखा देता हूँ। टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है ना, आपकी फिंगरप्रिंट पृथ्वी में किसी की भी फिंगरप्रिंट के साथ मैच कर सकती है क्या अर्पित? है शैली? होता है ऐसा? मयूर तुम्हारी कोई जाने मन हो तो उसके साथ करेगी क्या? हाथ से हाथ पकड़ के तुम बैठे हो 18 घंटे? नहीं ना। ऐसे टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है ना, दे आर एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। ये इसके पीछे रीजन होता है, इसलिए उनको कन्विंस होना पड़ता है। हम डबल ट्रिपल कंफर्मेशन उनको देते हैं। सर यूएवी यूज करा था, ड्रोन यूज करा था, लोकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो जियो टैगिंग से वो करी, एम स्ट्राइप्स की पट्टियां पहनाई, जियो कॉलर रेडार पहनाया उनको, ठीक है, और हमने फोटो खींची है, पगमार्क से स्टडी कर रखी है हमने। अब उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड ये चीज़, ये जो डेटा है ना, कहाँ गया ये वाला डेटा, ये पूरा 100% प्रूव हो जाता है फिर हमारा ये वाला कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है टाइगर्स की। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी? कंजर्वेशन एफर्ट्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरे इनिशिएटिव। पोचिंग को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कराया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की विजिलेंस निगरानी है जो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, ठीक है, केयरफुल वॉच रखने लगा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हमने रिहेबिलिट कर रहा है कुछ विलेजेस को आउटसाइड कोर एरिया, जो कि पहले कोर एरिया के अंदर थे, और अगर कोर एरिया के अंदर उनको बाहर निकाला है, विलेजेस का स्टेटस बाहर करा है, विलेजर्स का स्टेटस बाहर करा है, तो हमने क्या उठाकर फेंक दिया पूरे राज्य से उनको बाहर? कोर एरिया के बाद कहाँ उनको शिफ्ट करा होगा? बफर जोन या फिर फ्रिंज एरिया के अंदर, ये ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है? इट हैज लेड टू मोर इनवॉयलेट स्पेस फॉर द टाइगर्स। इनवॉयलेट मतलब जहां पर वो फ्री रहे, फ्री फ्रॉम इंजरी, फ्री फ्रॉम वॉयलेशन। हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोग्राम चले हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर। सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, जहां पर एक बार टाइगर की पॉपुलेशन कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी, लेकिन एफर्ट दोबारा बनाया गया उनकी पॉपुलेशन को रिस्टोर करने के लिए, यहाँ पर टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करा गया। अब इंटरनेशनल एफर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ग्लोबल टाइगर फोरम आया था श्रेया हमारे पैदा होने से 2 साल पहले, ग्लोबल टाइगर फोरम 1993। एक्सक्लूसिवली इसको सेटअप करा गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स जो कि वाइल्ड में होते हैं इन द रेंज कंट्रीज, टाइगर रेंज कंट्रीज। अभी बताता हूँ टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी होती हैं। उसके बाद ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च करा गया। ये एक अलायंस है जिसके अंदर सारी सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, डेफिनेटली सेंट पीटर्सबर्ग आप जानते हो रशिया के अंदर है, 2010 में इसको अडॉप्ट करा गया था टाइगर की संख्या डबल करने के लिए, और इंडिया ने इसको अचीव कर लिया। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। जिस भी हरामखोर का बर्थडे आता है आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है। आपका बर्थडे आता है तो आई एम सॉरी, लेकिन ठीक है, अगर आप हरामखोर हो तो आप अपना बर्थडे याद रख सकते हो, टू रेज अवेयरनेस। उसके बाद CATS फ्रेमवर्क, कैट्स फ्रेमवर्क इसका नाम होता है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क। अर्पित याद है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मैंने इसका जिक्र करा था, CATS, ठीक है। 2013 के अंदर ये चेक करने के लिए अगर टाइगर्स की जो मैनेजमेंट है क्या इससे सक्सेसफुल टाइगर का कंजर्वेशन भी हो रहा है या फिर सिर्फ वो नाम के लिए हो रही है कि राज्यों को फंडिंग चाहिए, वो देखने के लिए बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर MOU साइन कर रखे हैं हमने, राज्यों के बीच में नहीं, हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रीज के बीच में भी। और जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं टाइगर की कंजर्वेशन में? एक तो हैबिटेट लॉस एंड लॉस ऑफ प्रे स्पीशीज। टाइगर के पास खाने पीने को कभी कभार कुछ रह नहीं जाता। टाइगर कभी भी मैन ईटर नहीं होता, अगर आपको पता हो, टाइगर मैन ईटर नहीं होता है, वो बेचारा ऐसा बन गया होता है जब खाने को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट्स जिनमें टाइगर हैबिटेट है, सिर्फ 1/3 जो है वो हेल्थी कंडीशन के अंदर है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए वजह से होता है पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर राज्य की सरकारें बिछाकर रख देती है, रोड्स, हाईवेज, माइनिंग वगैरह, और जंगल कटते हैं इसकी वजह से। फंड्स, चैलेंजेस हैं ये टाइगर कंजर्वेशन में, फंड्स
जो राज्य की सरकारें हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द यूनियन फॉर द फंड्स, और जितनी फंड की रिक्वायरमेंट है उससे कम मिलता है राज्य की सरकारों को, और फंड्स कभी कभार टाइम पे रिलीज भी नहीं होता। उसके बाद हंटिंग, पोचिंग और इलीगल ट्रेड चलता रहता है। कई लोग टाइगर्स को हंट करते हैं स्टेटस सिंबल की तरह, डेकोरेटिव आइटम की तरह। याद है श्रेया, मैं अभी आपको पॉलिटिकल लेक्चर में बता रहा था कि आप हिमालयन ट्रैकिंग पे गए और खाल बिछाकर उसकी बैठ गए, ठीक है। सच एज बॉल, फ्लोर कवरिंग। ये सोविनियर और क्यूरोस का मतलब होता है कोई भी मोमेंटो या मेमोरियल के तौर पर जब आप किसी चीज़ को रखते हो उसको कहते हैं सोविनियर, और क्यूरोस का मतलब होता है रियर या फिर अनयूजुअल थिंग, ठीक है। अब आप कलेक्टर बने कहीं के मयूर, अब आपने अपने घर पे वेलकम की तरह बल्लू रख रखा है जो कि बताता है लोगों को, डर फैलाता है। अब आप बाद में निकल कर आते हो और आपने बोल रखा है देखो साहब है ना, उन्होंने लवासना में हिमालयन ट्रैकिंग पे 12 टाइगर मार दिए थे। उनका नाश्ता होता है 50 करोड़ का, लंच होता है 100-150 करोड़ का, और डिनर होता है 500 करोड़ का। अब तुम सोच लो कितने लेकर आए हो, वरना तुम गए। जैसे टाइगर की खाल बिछ रखी है ऐसी तुम्हारी तशरीफ भी बिछ रखी होगी यहाँ पर। और ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन के लिए एक एनिमल की स्केल्स की तस्करी करी जाती है, उसको मारा जाता है। जल्दी बताओ, मैंने आपको बताया भी था चाइना के अंदर। पागल हो गए हो? पेंगोलिन, पेंगोलिन ये होता है, पेंगुइन नहीं, पेंगोलिन। ये इसके स्केल से ना इंसानों की सेक्स करने की पावर की दवाइयां बनाई जाती हैं। चाइना के लोग, जैसे हमारे देश और बाकी कंट्रीज में तो नहीं यूज़ होता, क्या कहते हैं उसको, सेक्स करने की पावर बढ़ाने वाली वो दवाइयाँ होती है, जैसे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कपल्स। वाइग्रा जो दवाइयाँ होती हैं चाइना के अंदर स्पेशल प्रकार की वाइग्रा बनती हैं इनके स्केल से। उसके बाद मॉनिटरिंग, एंड ये क्वेश्चन आ सकता है मेडिसिन के लिए और उसके लिए, ठीक है। मॉनिटरिंग, टाइगर रिजर्व जो है, जैसे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर, रणथंबोर अगेन राजस्थान, एंड नागरहोल कर्नाटका, ये स्टेट्स की बाउंड्रीज पे सिचुएटेड है, जो कि एक इशू क्रिएट करते हैं कि एनिमल जो है वो मूव कर जाते हैं इधर से उधर। फिर क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से टेम्परेचर जो है शिफ्ट हो रहे हैं उसकी वजह से टाइगर्स का जो हैबिटेट है वो छिनता चला जा रहा है हिमालयन स्टेट्स के अंदर स्पेशली। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सलेट होता जा रहा है, वाइल्ड फायर जो है वो फ्रीक्वेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये फिर इधर से उधर भागते हैं जब इनकी रहने की जगह नहीं होती है। एटलीस्ट 20% जो रिजर्व्स हैं दे आर ऑल्सो थ्रेटेंड बाय इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज आती है ना वहाँ पर, तो जो मूल रूप से जो दूसरे एनिमल जो ग्रासेस खाते हैं वो होते नहीं है। अब जब वो नहीं होते हैं तो टाइगर्स किसको खाएंगे? तो टाइगर्स फिर क्या होते हैं, हाईवे सड़क वगैरह पे होते गांव और शहरों तक एंटर कर जाते हैं। चंडीगढ़ में देखो, कैमरे में आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे जाकर, बाहर कुत्ते बिछा रखे होते हैं लोगों ने, और कुत्ते को मार के लेपर्ड घुस जाता है, कभी टाइगर घुस जाता है कभी घरों के अंदर, ठीक है। अब ऐसी की इन्वेसिव स्पीशीज है लेंटेना कैमरा। ये इन्वेसिव स्पीशीज शिरा वो स्पीशीज होती है कि अगर आप इसको जगह पर किसी जगह पर प्लांट कर दो ना, आपकी उस जगह के सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर मारेगा, सबका न्यूट्रिशन ही छोड़ लेगा। ये कौन सा रिलेशनशिप होता है स्पीशीज का? डिस्ट्रक्टिव रिलेशन, ये डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है। इस डिस्ट्रक्टिव रिलेशन को कहते हैं कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की उसमें भाषा में, तो ये आप फर्दर लेक्चर्स देखना आपको क्लियर हो जाएगा। अबाउट 20% ऑफ द रिजर्व्स दे हैव अनसस्टेनेबल प्रेशर फ्रॉम पिलग्रिम्स विजिटिंग टेम्पल्स इनसाइड दीज, ठीक है, क्योंकि जो मंदिर वगैरह हैं उनको तो तोड़ा नहीं जा सकता, लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। पता चला शेर अलग भाग रहे हैं मयूर और लोगों के दंगे अलग हो रहे हैं अंदर जाकर, ठीक है, इतनी सी बात पे तो पिलग्रिम्स आते हैं, वो अंदर घुसते हैं डर डर के, जिसकी वजह से कभी कभार उनके ऊपर शेर चीतों का अटैक हो जाता है। लोग जो हैं वो रिसेंटली जो बायोडाइवर्सिटी का इशू है उसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस हुए हैं, उन्होंने मेजर्स लिए हैं कि उनकी वो हेल्प कर सके कि डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए इनकी पॉपुलेशन। फॉर मैनी पीपल प्रोजेक्ट टाइगर ने उनके लिए जॉब्स भी क्रिएट कर रखी है। जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है बायोडाइवर्सिटी हैज़ फेस मार्जिनली लेस इशूज़। सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ने टाइगर को सेव नहीं कर रखा, बट बायोडाइवर्सिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी बचाने में मदद करी है। एक टॉपिक बस हमारा यहाँ पर ये रह गया, प्रोजेक्ट टाइगर का सॉरी टाइगर प्रोटेक्शन का स्टेटस। सबसे पहले IUCN का स्टेटस जो है वो इसका एंडेंजर्ड,
ये डायग्राम्स फालतू नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IUCN का स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, जो कि एक प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, ट्रीटी है कि एनिमल्स के जो व्यापार होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के एनिमल्स का जो व्यापार होता है उसको रोका जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, जस्ट वेट फॉर इट। अपेंडिक्स 1, 2, 3 क्या होते हैं, PMFIS में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो। इंडियन टाइगर जो है ना, उसका कॉमन नेम होता है रॉयल बंगाल टाइगर। साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या ये याद करना है साइंटिफिक नेम? 2018 में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये साइंटिफिक नेम एक प्लांट का इन्वेजिव स्पीशीज का UPSC ने पूछ लिया था, तो तब से तो यार मैं सतर्क हूँ। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, यस, ये 2018 का प्रिलिम्स का क्वेश्चन था। एग्जाम होने के बाद तो कोई भी बता देगा छुई मुई का पेड़ है, लेकिन काइंड ऑफ उसी का है, उसी की प्रजाति है, लेकिन एग्जाम में बैठे लोगों को जब ऐसी टर्म दिख जाए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, तो भगवान ही जाने उनकी क्या हालत होती है। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर करा हुआ है भारत की सरकार ने। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं, लैक्टोबैसिलस, मैंने आपको बताया था ना, ये नेशनल बैक्टीरिया है। इसमें पाया जाता है याकूब की बोतल में, काजुल का ऐड आता है ना। उसके बाद हैबिटेट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। कुछ ग्रुप्स आपको सबसे ज़्यादा तो इंडिया में मिलेगी, ये फैक्ट याद रखना। उसके बाद कुछ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। इंडिया जो है 75% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन के 75% टाइगर्स जितने भी वर्ल्ड में है वो उतने इंडिया में है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इंडिया। हैबिटेट जो है वो रेंज करते हैं फ्रॉम हाई माउंटेन्स, मैनग्रोव स्वैम्प्स, टॉल ग्रासलैंड्स, ड्राई मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन एंड शोला फॉरेस्ट सिस्टम। क्या हम ये सभी प्रकार के बायोम्स कवर कर चुके हैं PMFIS के लेक्चर में? ठीक है, तो पता होना चाहिए। श्रेया, आई थिंक आपने वहीं से शुरू करा था फाउंडेशन कोर्स, है ना? ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, श्रीकांत सबको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना, इतना तो समझ में आएगा होगा जितना मैं बोल रहा हूँ। अब प्रेम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल सकता है इन दो प्यारी टर्म से। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि टाइगर जो स्पीशीज़ है वो अम्ब्रेला स्पीशीज़ भी और वो कीस्टोन स्पीशीज़ भी हैं। सबसे पहले बताता हूँ कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होता है। कीस्टोन स्पीशीज़ बेसिकली वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम की पहचान होती हैं। अगर ये ना होना तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऑल टुगेदर। ये है तो इकोसिस्टम है, ये नहीं है तो इकोसिस्टम नहीं है। ये डिफाइनिंग फीचर होते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम का। आई रिपीट, इकोसिस्टम जिसके अंदर फूड चेन, फूड वेब सब कुछ होता है। अम्ब्रेला स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज अक्सर ये टर्म कंफ्यूज करी जाती है। कन्फ्लेटेड का मतलब होता है कंबाइंड वन, कंबाइंड विद, ठीक है, लेकिन ये अलग है। यहां पर दोनों के बीच में, अम्ब्रेला और कीस्टोन स्पीशीज के बीच में फर्क ये होता है, जो अम्ब्रेला स्पीशीज होती हैं वो एक जोग्राफिकल रेंज की पहचान होती है, एक जोग्राफिकल, एक लोकेशन की एक पहचान होती है, एक जगह की पहचान होती है कि ये स्पीशीज यहीं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपको कहीं ये देखने को मिलेगी तो यहीं मिलेगी। तो अम्ब्रेला स्पीशीज कैसे हैं? 75% ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ। अगर इंडिया का अगर आप बात कर लो, मैंने आपको वो बताया था अभी, यहाँ पर आ जाओ ये जगह बताई ना मैंने अभी आपको, नागरहोल टू बिलीगिरी रंगा, है ना, 1161। यहाँ से इतनी पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न घाट्स आपको सेंट्रल आइलैंड्स यहाँ पर मिलेगी 33%। तो ये जो क्या है, यहाँ पर जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा मिल रही है आपको एक जगह के अंदर, वो है अम्ब्रेला स्पीशीज़। और कीस्टोन स्पीशीज उस जगह की वो पहचान है। अगर इंडिया से हम सारी की सारी टाइगर स्पीशीज को मार दें, चली गई ना कीस्टोन स्पीशीज पूरी की पूरी, इकोसिस्टम की खराब हो गया पूरा। फूड वेब और फूड चेन का कंसेप्ट खराब। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? इको टूरिज्म एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, लोग इनको देखने आते हैं,
ठीक है। कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। बहुत सारी मिसालें नहीं दी जाती श्रेया, टाइगर और चीते और इनको लेकर। बस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनिमल की। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना पहले नहीं आते थे करंट अफेयर में, अब आने लगे हैं। आपको याद होगा साल 2020 के अंदर एक घटना हुई थी, कुछ बच्चों ने गलती से लॉकडाउन के टाइम पर एक हथनी को पटाखा खिला दिया था जो कि प्रेग्नेंट थी, और यूपीएससी ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया था कि फीमेल ग्रुप की जो लीडर्स होती है वो हथनी होती है, 40 साल तक वॉक कर पाती है, सबसे आगे वही लीड करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब आप इसकी मेंटेलिटी समझो। मुझे वो बताओ, अब चलो आ जाओ, अब मैं आपकी चीज़ को इन्वाइट करता हूँ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ शेर चीते वगैरह ये जो है ये जंगल के राजा होते हैं आउट अमंग्स ऑल द एनिमल्स? जैसे एक मोटिवेशन के लिए एक बात कही जाती है कि अगर कुछ हमें बनना है तो हमें टाइगर और लायन से सीखना चाहिए। क्यों? फास्टेस्ट एनिमल वो है नहीं, उसके बाद टॉलेस्ट एनिमल वो है नहीं, लार्जेस्ट एनिमल वो है नहीं, हैवीएस्ट एनिमल वो है नहीं, उड़ सकता नहीं है, जमीन के नीचे जा सकता नहीं है, फिर भी पूरे जंगल में सारे जानवरों के उसके पास आने में फटती है। क्यों? एटीट्यूड, उसकी साइकोलॉजी। अब राजा हमेशा भीड़ भड़के में बैठता है, अकेला बैठता है? बताओ, अकेला। ये मैं बात आपसे पता है क्यों कर रहा हूं? आपको फालतू की बातें लग रही होगी सर, कभी आप कहते हो कि वो जंगल का राजा नहीं है, कभी आप कहते हो जंगल का राजा है। इंटरव्यू में अगर तुमसे पूछा जाए कि बचपन से आप लोग सुन रहे हो कि शेर जंगल का राजा होता है, बताओ क्यों? आज उसका आंसर आपके सामने है। देखो, एक तो ये सॉलिटरी और टेरिटोरियल एनिमल है, एक जगह पर अपनी टेरिटरी बचाकर अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन राजा अगर अकेला है तो रानियां तो साथ होंगी ना। ये जो एडल्ट मेल टेरिटरी जो होती है उसके अंदर 2 से 7 फीमेल लाइनेस होती है। एक अकेला शेर, चीता, लेपर्ड, प्यूमा, 7 शेरनियों और फीमेल प्यूमा और इनको जैगुआर वगैरह को लेकर बैठता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि शेर प्यूमा को लेकर बैठा हुआ है, जैगुआर को लेकर बैठा हुआ है। शेर शेरनी को लेकर बैठेगा, मेल प्यूमा फीमेल प्यूमा को लेकर बैठेगा, लेकिन अकेले रहना ही पसंद करते हैं। आसपास को होनी चाहिए तो मलिकाए जहां, मलिकाए आदम, ठीक है, ये सब होनी चाहिए। फालतू के एनिमल्स नहीं चाहिए, उनको तो खा जाएंगे पकड़ के। एंड स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। कभी भी किसी एक चीते की, एक लेपर्ड की जो स्ट्राइप्स होती हैं, अगर टाइगर कोई अगर आप मान लो उनकी स्ट्राइप्स नहीं होती, आपका क्या डॉट होती है, लेकिन उनको स्ट्राइप्स ही बोला जाता है वैसे तो जो टाइगर है, अगर एक टाइगर को आप दुनिया के सारे टाइगरों से अगर आप मैच करने की कोशिश करो, जो स्ट्राइप्स का जो डिज़ाइन है, जैसे हमारे अंगूठे का जो फुटप्रिंट होता है, जो भी होता है, वो कभी किसी से मैच नहीं करता, ऐसे इनकी स्ट्राइप्स भी कभी मैच नहीं करती। ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। टिप्पू सुल्तान से भी टॉपिक निकल सकता है और ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स से निकल सकता है। और बाद में इंस्टीट्यूट वाले अपना क्लेम ये करने लगेंगे कि यू शुड बी रेडी फॉर दिस। आपको पता होना चाहिए था 2020 के अंदर भी उसने एलिफेंट, हथनी के ऊपर ये वाला ऐसा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। साल 2017 के अंदर उसने खराई कैमल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो निब्बे निबिया मार्कर कराए थे कि खराई कैमल वर्ड आए खारा, तो वो सॉल्ट वाटर में रहता होगा, सॉल्ट वाटर स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है, तो इसको एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुँच लो। तब तो ये काम चल जाता था। 18 से एलिमिनेट करके दिखाओ और फिर पहुंच के दिखाओ राइट आंसर तक। नॉलेज अब मैटर करने लगी है, और बारीक नॉलेज। अब हमारा स्टैटिक का गेम और करंट का गेम थोड़ा सा आपको बर्डन सहना पड़ेगा, लेकिन एंड में इससे होगा क्या, PT 365 आपको टच भी नहीं करनी पड़ेगी। हम पूरा का पूरा अपना ध्यान उस टाइम पर सिर्फ छोटा सा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी पर दे सकते हैं। स्टैटिक तो हमारा चल ही रहा है, वो होते होते हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। हमारी रणनीति थी पहले हम फरवरी से स्टार्ट करने वाले थे PT 365, लेकिन स्टैटिक हमारा कॉन्टिन्यूसली अब चलता रहेगा, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, करंट अफेयर को चलाते रहते हैं, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में।